दोस्तों पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेके हादसे हुए हैं, जो घटनाएं घटी हैं, आप में से शायद ही ऐसा कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होगा जो कि इन न्यूज़ को सुनने के बाद एक बार सदमे में ना आया हो, एक बार सोच में ना पड़ा हो, उसको अपनी प्रिपरेशन जर्नी पर डाउट ना हुआ हो। लेकिन अल्टीमेटली आज मैं और ऋषभ सर पिछले यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वारन में, पिछले 2-3 दिनों से रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे हैं वहाँ पर। किस हिसाब से बच्चे ना सिर्फ ओआरएन के बल्कि आसपास के इलाके जैसे पटेल नगर, इनफैक्ट मुखर्जी नगर और हम सब ने देखा कि अब ये फाइट जो है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। साउथ के स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। कल इसको लेके एक सपोर्ट वहाँ से भी मिला और भी कई सारे अलग-अलग देश के जगहों से हम लोग को ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मुद्दा यहाँ पर इन जो भी बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे तो हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से बातचीत की है। पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे हैं। उन्हीं चीज़ों को हम आपके साथ एक बार शेयर करना चाहते थे और जो भी हमें लगता है कि ये एक नज़रिया होना चाहिए इस प्रोटेस्ट में, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले दिन जब हम आए थे यहाँ पर, जिस दिन हादसा हुआ था, तो उस दिन रात में तो हम लोगों ने भी देखा था कि बहुत ही डिस्पर्स्ड प्रोटेस्ट चल रहा था। बहुत अलग-अलग ग्रुप्स में ये सब मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे इनफैक्ट वहाँ पर। कोई एक ग्रुप अलग बना हुआ है, कुछ अलग बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट तो अलग-अलग बहुत सारे ग्रुप्स दिखे हमें और बहुत ही अनऑर्गनाइज़्ड सा लगा कि बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं बट कुछ भी डायरेक्शन नहीं था किसी के पास। सबकी अपने-अपने स्पेसिफिक डिमांड्स थे, कोई कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में बात नहीं कर पा रहा था। फिर हम जब नेक्स्ट डे आए, तो इनफैक्ट आप लोगों ने भी देखा होगा, सुमित सर ने भी इसके बारे में पूरी वीडियो आप लोग के साथ कि कैसे उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की कि डिफरेंशिएटेड रहेंगे अगर हम लोग, तो बहुत सारे डिमांड्स शायद जितनी ऊँचाई तक जानी चाहिए, जिन लोगों के कानों तक हमें पहुँचानी है, शायद वो ना पहुँच पाए। तो बेहतर ये होगा कि हम सब लोग यूनाइटेड फॉर्म में चलते हैं। जैसे कल का ही इंसिडेंस है, कल ही सारे जगहों से जहाँ से भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, वो सारे बड़े ही सक्सेसफुल रहे हैं। मतलब कल 3:30 बजे सर जैसे कल हम लोग कल 3:30 बजे तक यहीं ओआरएन में ही बैठे हुए थे। बट 3:30 बजे कल हम लोगों ने देखा कि पटेल नगर से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे। उन लोगों ने पूरे पटेल नगर पर पीसफुल मार्च किया था। प्रोटेस्ट ही था उनके लिए भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशंस को लेके बहुत सारी चीज़ों पर ये सारे डिमांड्स चल रहे हैं। तो उन पर हम लोगों ने देखा कि कल तक भी ऐसा था कि लोग यूनाइटेड नहीं थे। कल लेकिन ये था कि परसों की तुलना में कल की जो भी भीड़ थी, वो थोड़ी-सी सलीके की थी या फिर थोड़ा डायरेक्शन उनको मिल गया था। आज भी हम लोग अभी विज़िट करके आए हैं और आज भी हम लोग को यही समझ में आया कि ग्रुप्स अब जो संख्या है ना, उन लोगों की धीरे-धीरे कम हो रही है, जो कि नॉन सीरियस थे। मतलब जो सिर्फ़ विज़िट करने आते थे। अब एक्चुअल में यूपीएससी एस्पिरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जो पूरा ग्रुप था ना, अब वो पूरा यूनाइट होके एक साथ प्रोटेस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अपनी डिमांड्स जो है वो बिल्कुल कॉमन तरीके से फ्रेम करके रख रहा है और जो भी उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। ऋषभ सर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये वाला जो पॉइंट था कि एक जैसे हम बोलते भी हैं कि डिवाइड एंड रूल एक ऐसा तरीका रहता है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। अब बच्चे भी जैसे पिछले दिनों के अंदर थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार इसकी डिमांड अलग है, उसकी डिमांड अलग है। बट अब जब वो सब साथ में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के एंड एक प्रॉपर सही रास्ते की तरफ डेफ़िनेटली बढ़ा जा रहा है। जी इवन सर। पहले क्या हो रहा था कि डिमांड्स भी थोड़ी अलग होने की वजह से जो अथॉरिटीज़ थी उन तक डिमांड्स प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पा रही थी कि जी। किसकी डिमांड एक्चुअल में सही है या गलत है। जब कॉम्पोज़िशन डिमांड की बात आई तब भी थोड़े-से डिफरेंसेस थे। बट अच्छा लगा आज देखकर कि बहुत सारे बच्चे साथ में मिल-जुल कर इस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। एक सर और मुझे अच्छा लगा कि जी। डेफ़िनेटली जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका भी अपनाया है आजकल। दैट इज़ कि प्रोटेस्ट के टाइम के ऊपर उन्होंने अपनी बुक्स भी ओपन अप करी
एंड चाहे जिसके पास लक्ष्मीकांत थी, स्पेक्ट्रम की बुक्स थी या अपने ऑप्शनल की कोई भी बुक थी या कुछ बच्चे इवन न्यूज़पेपर्स के साथ भी आज पढ़ रहे थे उनको साथ में मिलकर। तो इट वाज़ शोइंग कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली कोई पर्सन्स उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड जेन्युइन है, बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एंड डेफिनिटली वो चाहते हैं कि रियल कुछ बदलाव आए। बस ये नहीं है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं। दे आर एक्चुअली विलिंग कि हाँ, एक बदलाव आना चाहिए, एक चेंज जो दिख पा रहा है, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ देयर। 1-2 छोटे और पॉइंट्स, कुछ बच्चे जो ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे क्लीनलीनेस का भी, क्योंकि जब भी कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो अक्सर पानी की बॉटल्स या कुछ और चीज़ें ऐसे इधर-उधर बिखरी रहती हैं। बट ये मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो पूरा क्लीनलीनेस का यहाँ पर ध्यान रख रहे थे ताकि ऐसा कुछ भी ना हो एंड उनकी वजह से कहीं पर भी गंदगी ना फैले। साथ ही साथ कुछ बच्चे अलग-अलग माध्यम से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों ने पेंटिंग्स भी ड्रॉ करी हैं ताकि अपना मैसेज वो और आगे फर्मली बाकियों के साथ पहुँचा पाएँ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज़ वाज़ कि अब डिमांड जो थी काफ़ी स्पेसिफिक हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, एक बंदा बोल रहा है कॉम्पोज़िशन इतना चाहिए, एक कह रहा है नहीं ऐसे, एक कह रहा है ये डिमांड ही गलत है, एक कह रहा है कि ये डिमांड आनी चाहिए। अब काफ़ी हद तक उनमें यूनिटी आ चुकी है, तो ये यूनिटी के माध्यम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी, ये आगे सही अथॉरिटीज़ तक पहुँचेंगी एंड अकॉर्डिंगली उनको जो चेंज चाहिए, वो डेफ़िनिटली मिल भी पाएगा। और सर जैसे ये भी मैंने देखा कि जो अभी तक ना कहीं-कहीं पर हम लोग जब जाते थे, तो वो कौन-सा ग्रुप था ये तो हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए, बट हाँ, ऐसे भी लोग थे जो इसको थोड़ा वॉयलेंट बनाना चाहते थे। बहुत सारे स्लोगन्स वो लोग हुँ, स्टार्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम आज हम लोगों ने देखा बहुत ही स्पेसिफिकली वो लोग मेंशन कर रहे थे कि हमें क्लैपिंग नहीं चाहिए, हमें कोई स्लोगन्स नहीं चाहिए। हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है और डेफिनिटली जेन्युइन है। उसको हम लोग शांति के साथ में रखना चाहते हैं और उनकी जो भी डिमांड्स अभी हम भी आपके सामने एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये भी अच्छा लगा सर कि अब मतलब दे आर नाउ गेटिंग डायरेक्शंस। अभी यस। तक जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि जब एक प्रोटेस्ट होता है या फिर कोई भी मास मूवमेंट होती है ना, तो वो हमेशा शुरुआत डायरेक्शनलेस ही होती है। उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शेप मिलता है। तो आज देख के ये थोड़ा सही अच्छा लगा हम लोग को कि आज ना अच्छा शेप था इस प्रोटेस्ट का। तो डिमांड्स की एक बार बात कर लेते हैं जी, सर। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड वो तो ट्रांसपेरेंसी की ही रही है स्टार्टिंग से ही। कि देखिए अभी एग्ज़ैक्ट तो कहना मुश्किल है बट कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि शायद जो नंबर्स हैं या फिर जो प्रॉपर अगर हमें उस समय की प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज अगर मिल पाती, उससे एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आ जाती कि हाँ, जो अथॉरिटीज़ हमारे साथ बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं वो एक्चुअल में करेक्ट है। प्लस एट द सेम टाइम एक पूरा अगर स्टेटमेंट आए जहाँ पर पूरा एकदम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से जो डिस्क्रिप्शन है उसका बताया जाए, क्या कारण रहे उसके ये बताया जाए, तो आई थिंक बच्चों को भी थोड़ा-सा एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ, जो हमारे सामने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, वो एक्चुअल में करेक्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सा ट्रांसपेरेंसी ही बनता है। सर, मुझे लगता है कि इसमें जैसे जो जी। जेन्युइन डिमांड है, इसमें पहला ही मैं थोड़ा-सा और इलैबोरेट करना चाहूँ। जैसे कि बहुत सारा एक नेगेटिविटी जो बच्चों में फैल रही है, वो इसको लेके फैल रही है कि दे नो कि लाइब्रेरी में ना 30-35 स्टूडेंट्स के आस-पास थे। उनमें से हमें पता चल रहा है कि 3 अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जो बाकी के 25, 26, 27 बच्चे या जितने भी बच्चे होंगे, उनका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वो बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मेरी गुज़ारिश होगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप में से ये वीडियो कोई भी देख रहा है, तो एटलीस्ट आप यहाँ तक अप्रोच कीजिए क्योंकि सच में उस दिन के इंसिडेंट्स के बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कोई भी नहीं बता पा रहा है। जितने भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों ने भी सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे कि कितने बच्चे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है उस टाइम पर। तो वो सारी वीडियोज़ तो आ रही हैं हमारे पास, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें अभी भी थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट नहीं। जी। और साथ में जो सेकंड डिमांड है, जैसा सर आपने पहले भी इसको बताया कि वो ऑब्वियसली कंपेंसेशन का है कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स रहे थे अभी, उनका फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट था और वो इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट। तो इसीलिए एज़ अ जेस्चर ऑफ सपोर्ट हमें कम से कम उनको 2 करोड़ रुपए के साथ में उन सभी एस्पिरेंट्स को एक कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी एक पर्सन को किसी गवर्नमेंट जॉब में भी रखना चाहिए। तो ये एक कॉमन डिमांड समझ में आ रही है। बट हाँ, ऐसे भी लोग थे कल तक शायद जो 1 करोड़ की बात कर रहे थे, कोई 5 करोड़ की बात कर रहा था। बट हाँ, मोटा-मोटा शायद अब ये कन्वर्ज होते हुए दिख रहा है हमें।
इसके साथ ही सर अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा चीज़ बन जाती है जो फिक्स करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अब वो कोई भी स्टेक होल्डर, जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं, चाहे उसमें आप सरकार की बात कर लीजिए, आप एमसीडी की बात कर जी। लीजिए, आप कोचिंग संस्थानों की बात कर लीजिए, बट कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर अकाउंटेबिलिटी आज फिक्स नहीं करी गई, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी घटना घटे एंड मतलब उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो अकाउंटेबिलिटी का पर्पस एक तो ये होता है कि हाँ, अब जो हादसा हुआ, एक तो हमने उसके लिए फिक्स कर दी अकाउंटेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना वापस ना घटे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर इसके साथ-साथ जी, जैसे कि लोगों ने बात किया कि कोचिंग्स के ऊपर ना रेगुलेशंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। फीस के प्रति भी एक अच्छा खासा रेगुलेशन आना चाहिए कि इतना एग्ज़ॉर्बिटेंट चार्जेस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, वो भी थोड़ा हमें कम करना चाहिए। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन फिर भी जो भी रेगुलेशन होनी चाहिए देखो वो सबके लिए लागू है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोग का प्यार ही है जो कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाता है, किसी भी टीचर को एज़ अ टीचर पेश करता है। तो ये स आप लोग के सपोर्ट के बिना वैसे भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके ही फ़ेवर में वो बातें नहीं होंगी, शायद इसका सबसे ज़्यादा दुःख भी आप ही लोग को होगा। तो कोचिंग के ऊपर सर प्रॉपर एक रेगुलेशन होना, ये शायद चौथी डिमांड है और जो कि बहुत जेन्युइन लगी मुझे, होनी चाहिए बिल्कुल। जी सर। के अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर कोई भी एरिया की बात करें, चाहे वो ओआरएन हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, अब यहाँ पर जो एक रेंट के रिगार्डिंग जो समस्याएँ बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। इनफैक्ट सर आज ही किसी बच्चे ने मुझे साथ शेयर भी किया कि एक स्टूडेंट को कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि उनके जो रेंट था, उसके जो मकान मालिक थे उन्होंने 20% बढ़ा दिया शायद। तो इस तरह की समस्याएँ एक्चुअल में बहुत सारी देखने को मिलती है। जो टेनेंट वाली चीज़ होती है, वो बहुत एक मेजर इश्यू हमें देखने को मिलता है कि बच्चों को बहुत छोटे-छोटे कमरों में रहना पड़ता है। कई बच्चे बहुत दूर से भी आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, पर उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। रेंट बहुत ज़्यादा है, पर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत छोटे कमरे होते हैं, कहीं से सनलाइट नहीं आती। तो वैसे में रहना कई बार बहुत एक बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल है सर। इसमें जैसे आज भी हम लोग को कुछ स्टूडेंट्स मिले थे जो कि ऐसा भी बोल रहे थे कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही उनका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास आता है, हुँ। उनके लैंडलॉर्ड जो होते हैं, लैंडलेडी जो भी होती होंगी, वो 10-12 दिन पहले से बोल देते हैं कि अगर आपको उस पर्टिकुलर दिनों में अगर इस कमरे में रहना है तो उसके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल इनह्यूमन लगा मुझे तो। बच्चों का सबसे पीक टाइम है और आपको पता है कि आपको उसी टाइम पर स्ट्राइक करना है जब ये सबसे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी इनह्यूमन प्रैक्टिसेज़ तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। तो एक प्रॉपर लॉ इसके लिए ज़रूर से फ्रेम होना चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो इतना ज़्यादा रूम रेंट वगैरह है वो काफ़ी कम हो सके। और सर एक पॉइंट जो मैं और बोलना चाहूँगा वो शायद आपके सिविक एमेनिटीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर आज जो ये दुर्घटना हुई है, उसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को हम लोग देख सकते हैं। सीवेज का एक बड़ा प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पर रहा है। जितने भी यहाँ पर अंडरग्राउंड आपको मिलेंगे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पर कभी लाइब्रेरी खुले हुए मिलते हैं, कभी आपको वहाँ पर जिम खाना देखने को मिलता है, बहुत बार पीजीज़ भी देखने को मिलते हैं। तो वो सब बेसमेंट में जब भी बने होते हैं, तो वहाँ पर सीवेज प्रॉब्लम हमेशा होती है। तो जो भी है ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन एमसीडी इस केस में सबसे ज़्यादा है, तो उनको भी इसके बारे में प्रॉपर को स्ट्रक्चराइज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए। और ये बात तो सर सिर्फ़ यहाँ की नहीं है, जैसे कि अब आप पूरे दिल्ली में भी जाएँगे और भी जो भी स्टूडेंट्स एरिया होते हैं, इनफैक्ट यहाँ के लक्ष्मी नगर वाले एरिया है या हुँ। जो भी एरिया है या इवन आउट ऑफ दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, जो भी जगह हैं, वहाँ पर ना हमेशा देखा गया है कि बहुत क्लस्टर्ड, बहुत पैक्ड फॉर्म में सब कुछ होता है। बिजली के तार बिल्कुल ऊपर ऐसे ही झूलते रहते हैं, बिल्कुल बंच में झूलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को करेक्ट करने की एक डिमांड हो सकती है कि जहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और जहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में रह रहे हैं, पढ़ाई का ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है, तो वो उसको और फर्दर इन सब चीज़ों से और ज़्यादा प्रेशराइज़ तो बच्चों को नहीं करना चाहिए एटलीस्ट तो इन सभी चीज़ों का स्पेशल ध्यान जी। सर जो आपने बोला उसी के साथ जो नीलेश अभी कुछ दिन पहले ही जी, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उसका भी कहीं न कहीं जो कारण रहा वो बेसिक अमेनिटीज़ का ना होना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। तो डेफ़िनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। आई थिंक वो तो मीट होनी ही चाहिए। सर आप कुछ बता रहे थे कि कैसे अगर हम जो
मान लीजिए अब लाइब्रेरीज़ जैसे बंद हो रही जी। हैं काफ़ी जगह के ऊपर, एंड जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज़ हैं, तो उन्होंने अपना रेंट बढ़ा दिया है या हाँ, राइट से जो फ़ीस होती है वो बढ़ा दी है। पहले 2000 2,500 में एक लाइब्रेरी बच्चे जाते थे, पर अब वही 5,000 6,000 तक भरने पड़ रहे हैं बच्चों को। तो बिल्कुल। इसका सर कहाँ तक मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग? मैं तो देखो इस प्लेस से पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो देखा है, मैंने खुद भी बेसमेंट में ही लाइब्रेरी जॉइन की हुई थी जब मैं अपने टाइम पर प्रिपरेशन करता था। तो बच्चों के लिए देखो एक तो पॉज़िटिव चीज़ थी ये। ऐसा नहीं है कि सारे बेसमेंट की लाइब्रेरीज़ बंद कर देंगे, सील कर देंगे तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आएगा। देखो बंद तो होना ही चाहिए, इसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ़ बंद कर देने से सॉल्यूशन नहीं है, बियॉन्ड भी हम लोग को काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा एक सजेशन ऐसा रहता है कि हमेशा ऐसा होगा कि मान के चलो कि अगर इस करोल बाग, ओआरएन, पटेल नगर, मुखर्जी नगर इन सब के इलाकों के जितने भी बेसमेंट्स होंगे, वहाँ पर आराम से 2 ढाई हज़ार लाइब्रेरीज़ चल रही होंगी। तो ढाई हज़ार लाइब्रेरीज़ में बच्चे जाके आराम से पढ़ते थे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। अब अगर वो सारे सील हो गए, तो अब वो प्लेस गायब हो गया। अब जितने पीसफुली वो पढ़ते थे सर, अब वो नहीं पढ़ पाएँगे। जितने भी लोग उसके ऊपर अगर लाइब्रेरीज़ ओपन करते भी हैं, हालाँकि अब इतना इंफ्रा बचा नहीं है यहाँ। लेकिन अगर करते भी हैं, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली कौन झेलेगा इससे? यहाँ के स्टूडेंट, पेरेंट्स झेलेंगे। तो इसके बिहाफ़ पर कुछ ऐसा होना चाहिए सर कि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना, वो सीज़्ड हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है। पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, कोई तो बताता है कि पिछले 40-50 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार उस उन बिल्डिंग्स को ना थोड़ा-सा रिज़ॉल्व करना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट है, उसको ख़त्म करते हैं। हुँ, थोड़ा अगर गवर्नमेंट की भी फंडिंग लगती है तो यहाँ पर लगाना चाहिए और हुँ, कुछ प्लेसेस डेडिकेट कर देने चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हमें ओपन कर देने चाहिए यहाँ पर, कि जो भी यहाँ पर मान के चलते हैं अगर 2500, 4000, 5000 जो भी बच्चे हैं लाइब्रेरीज़ जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए एटलीस्ट एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज़ हो जो कि बेसमेंट में ना हो हुँ, और चूँकि ये ही डेडिकेटेड स्पेसेस होंगे, तो इसके बेसिस पर जो फीस होगा वो हुँ, उतना हाइक नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स के फ़ेवर में होगा ये। तो मेरे सजेशन पर तो सर यही था कि एटलीस्ट ये भी होना चाहिए साथ में, जी। जिससे कि अल्टीमेट प्रेशर जो है वो सभी लाइब्रेरीज़ को सील करने के बाद स्टूडेंट पर ही ना ट्रांसफ़र हो। आई थिंक सर आई थिंक यही डिमांड्स थी बच्चों की आई थिंक एंड जी, काफ़ी जेन्युइन डिमांड्स भी हैं क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें ही फुलफ़िल नहीं होंगी तो हम अपनी पढ़ाई कहाँ से दिमाग में रख पाएँगे। जब दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, जब मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो उस केस में आई एम श्योर कि प्रीलिम्स, मेंस तो आपके दिमाग में अभी आ भी नहीं रहा होगा क्योंकि वो चीज़ें हम बाद में पढ़ते हैं। पहले अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके एग्ज़ैक्टली। पेरेंट्स जो इतना पैसा खर्च करके भी आपके ऊपर इतना सारा स्पेंडिंग भी करते हैं, कोशिश रहती है उनको कि हाँ यार बच्चे के सपने हैं उनको पूरा किया जाए। तो डेफ़िनेटली जब वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती ना तो पेरेंट्स को भी काफ़ी इस चीज़ में खराब लगता है। हम तो सोच ही सकते हैं कि कितना बुरा बीता होगा उन पेरेंट्स के ऊपर जिन्होंने अभी जो बच्चे अभी हमारे साथ थे। तो सर उम्मीद यही रहेगी कि कुछ इस वीडियो के माध्यम से भी बच्चों जी, तक जो मैसेज पहुँचेगा, उनके जो डिमांड्स थी उनको हम यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचा पाए होंगे। बिल्कुल सर। जी, तो तो जी। आज के वीडियो में बच्चों फिर इतना ही है। थैंक यू सो मच।